नमस्कार दोस्तों। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि कई वर्ष हो गए मेरा किताब पढ़ने का सिलसिला थम सा गया था। इसके कई कारण थे। मैं बिज़ी हो गया अपने जॉब में, फिर उसमें कई सारी चीज़ें मैं इनोवेशन करने लगा, मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करने लगा, बहुत सारे पोस्टिंग्स मैं उसमें डालने लगा रेगुलरली। तो मेरा जो है हिंदी नॉवल से या कहिए कि फ़िक्शन से मेरा रिश्ता जो है टूट सा गया। इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब मैं वापस से ट्रैक पे आना चाह रहा हूँ और वापस से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, और इस बार मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं स्ट्रीमलाइन हो जाऊँ और अपने वीडियोज़ को, अपने पढ़ने की आदत को रेगुलराइज़ करूँ। एक चीज़ और मैंने इस दौरान डेवलप की है, और वो है घूमने की, ट्रैवल करने की। तो मैं हिंदुस्तान के कई शहरों में ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ। एक तो घूमने का एक पर्पस होता है वहाँ पर, और दूसरा ये होता है कि ट्रैवल करते वक्त मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आते हैं, ज़िंदगी को लेके, लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, लोगों के व्यवहार को लेकर। तो मैं ये सारी चीज़ें ट्रैवल के दौरान सीखता हूँ, और उसको कहीं न कहीं मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको कनेक्ट करके लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो कंटेंट है वो फ्रेश रहता है, और लोग उससे जुड़ पाते हैं, और वो भी अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव ला पाते हैं। तो अभी मैं वापस से अभी कनेक्ट कर रहा हूँ अपने ट्रैवल को और अपने रीडिंग की आदत को, वो भी फ़िक्शन स्टोरीज़ को लेके, नॉवेल्स को लेके। हाल फिलहाल पहले मैं अभी बीच में फिर से नॉन फ़िक्शन की तरफ चला गया था। बहुत सारी नॉन फ़िक्शन की किताबें मैंने पढ़ी, ब्लॉग्स पढ़े, यूट्यूब वीडियोज़ देखे, और मुझे लग रहा है कि नॉन फ़िक्शन तो हमें बहुत कुछ सिखाता ही है, फ़िक्शन भी हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। नॉन फ़िक्शन जो है वो क्या करता है कि डायरेक्टली अपने को फ़ॉर्मूला दे देता है और साथ में रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देता है। लेकिन फ़िक्शन में क्या होता है कि लेखक जो है पूरी कहानी को गढ़ता है, और उससे वो रीडर के ऊपर छोड़ देता है, पाठक के ऊपर छोड़ देता है कि वो उस कहानी से ज़िंदगी के बारे में क्या निकाल पाता है, ज़िंदगी की सीख कैसे वो उस किताब से सीख सकता है। तो यही प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आपके साथ सिर्फ नॉवेल्स के कहानी के बारे में सिर्फ शेयर ना करूं, बल्कि आपके साथ बैठकर उसे पढूं, उसके बारे में चर्चा करूं, और उसे देखें कि हम इस नॉवल से क्या-क्या सीख सकते हैं। तो फिर मैं पहला नॉवल जो मैंने अभी उठाया है, वो है सुरेंद्र मोहन पाठक साहब का द कोलाबा कॉन्स्पिरेसी। ये इंग्लिश नॉवल है, जिसे मुझे लगता है हिंदी से ट्रांसलेट किया गया था। तो इसके पीछे जो है, जो इसका जो समरी दिया हुआ है, उसे पढ़ के मैं बताता हूँ कहानी क्या है इसकी। परसुमल छंगुलानी इज डेड। हिज चिल्ड्रेन हैव नोन देयर स्टेप मदर सुष्मिता, सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर से पढ़ता हूँ। परसुमल छंगुलानी इज डेड। हिज चिल्ड्रेन हैव थ्रोन देयर स्टेप मदर सुष्मिता आउट, destroyed all evidence of her marriage to their father, and accused her of teaming up with her ex-lover to murder him. Enter the resourceful ex-lover, famed lock picker जीत सिंह। तो ये जीत सिंह सीरीज का नोवेल है। Will he be able to clear their names and solve the mystery of छंगुलानी's death? ये एक सवाल है जो इस किताब में इसका जवाब मिलेगा। और ये किताब जो है ओवर 25,000 कॉपीज सोल्ड इन हिंदी। और दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि वोटेड द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ 2014। ये काफ़ी पॉपुलर किताब रही है 2014 में जब इसे रिलीज़ किया गया था। तो आइए इसे पढ़ते हैं, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें मैं क्या सीख रहा हूं ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, और क्या मैं इसे पढ़कर एक बेहतर सोच वाला इंसान बन पाया या नहीं। तो चलिए पहले चैप्टर से, पहले पन्ने से शुरू करते हैं। थ्रिलर उपन्यास हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देते, ये हमें सिखाते हैं कि हर कहानी के पीछे एक दूसरी कहानी भी होती है, कि जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष अक्सर गलत होता है। करीब 1 घंटा हो गया मुझे इस किताब को पढ़े हुए, और अब तक मैंने सिर्फ 37 पेजेस पढ़े हैं। हाँ, मुझे मालूम है मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। डायलॉग्स एकदम सिंपल और स्मूथ हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई प्रॉपर इंग्लिश नॉवल ही पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जिसने भी इस किताब का ट्रांसलेशन किया है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर सुरेंद्र मोहन साहब का जो स्टाइल है, वो कभी-कभी हर किसी को जमता नहीं है। जैसे कि इस नॉवल में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स दिए गए हैं जिससे आदमी सोच सकता है कि यार इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर मैं लॉजिक ढूंढने जाऊँ तो बहुत सारी खामियां इसमें निकलेंगी, क्योंकि ये एक फ्लो में लिखा हुआ है और चीज़ों को जो है कि एंटरटेन करने के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम लॉजिक ढूंढने बैठेंगे तो ये नॉवल फ्लॉप हो सकती है। तो अभी तक जितना भी मैंने इस नॉवल में पढ़ा है, उसमें ये दिखाया गया है कि जो ये जीत साहब है, वो अपना फ्लैट छोड़ के चिंच पोखली के एक
खोली में रहने के लिए आते हैं। और वहाँ पर शुरू में उनका पूरा जो बैकग्राउंड दिखाया गया कि कैसे वो केस में फंसे थे, कैसे उन्होंने एक इंस्पेक्टर का भी कत्ल किया था, लेकिन किसी तरीके से उनको उनके दोस्तों ने, उनके सहयोगियों ने उन्हें वहाँ से छुड़ा दिया और अभी वो आज़ाद है। तो उनके लॉयर ने भी उनको कहा है कि आने वाले 6 महीने तक प्लीज़ किसी दूसरे लफड़े में मत फंसना, क्योंकि अगर तुम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो हो सकता है तुम्हारा पुराना केस फिर से वो लोग खोल दें और फिर इस बार तुम्हारा बचना मुश्किल हो सकता है। तो इसी उधेड़-बुन में जीत जो है अपने खोली में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उसका एक पहचान वाला जिसने उसकी मदद की थी पुलिस केस से निकलने में, वो आता है और वो एक टैक्सी ड्राइवर है। तो वो क्या बताता है कि वो अपना दुखड़ा बताता है कि कैसे वो एक गैम्बलिंग den में गया था जहाँ पर उसने 3 पत्ती खेल के 4 लाख रुपए जीते थे। बड़ा खुशकिस्मत था, वो खुशकिस्मत रात थी उसके लिए जहाँ उसने 4 लाख रुपए जीते थे। और जब वो वहाँ से देर रात 2 बजे अपनी टैक्सी में निकला था तो रास्ते में ही एक कार ने उसको ओवरटेक किया, उसकी गाड़ी को रोका और 2 बंदे उसमें से निकले जिनके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था, शायद उन लोगों ने हैट पहना हुआ था। उन्होंने बंदूक तान दी उसके ऊपर और सीधा उससे डिमांड किया कि वो जो पैसे हैं वो कहाँ रखे हैं। और वो पैसे अपनी जान बचाने के डर से इस टैक्सी ड्राइवर वाले ने क्या किया, बता दिया सूटकेस में रखे हैं पैसे, और पैसे लेके वो लोग फरार हो गए। अब ये बंदा आता है जीत के पास और यहाँ पर वो बताता है कि वो इसका बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो पहचान गया था कि जिसने उसे लूटा था वो कोई और नहीं बल्कि जहाँ वो 3 पत्ती खेलने गया था उस अड्डे का मालिक था जिसने उसे लूटा था। और उसने ये भी पता किया है कि उस अड्डे का मालिक का तो वो तो एक साइड बिजनेस था जो वहाँ पर इस तरह का den चलाता था, जुआ घर चलाता था। उसका कोई असली काम जो था वो एक मिडिल मैन का था, जहाँ पर जो हेरा फेरी होती है वो बीच में उनको कनेक्ट कर देता था बायर और सेलर को, जो वाकई में इलीगल काम करते थे, चाहे ड्रग्स का हो गया, चाहे कीमती मोबाइल्स का हो गया है। वो 2 लोगों को, सेलर और बायर को मिला देता था और बीच में वो कमीशन खाता था। तो ये टैक्सी ड्राइवर जीत को अपना दुखड़ा सुनाता है और बोलता है कि मेरी मदद करो उससे बदला लेने के लिए, और उसके लिए तुम्हें जो है उनका जो हेर फेर 2 लॉकर के ज़रिए होता था, तो बोलता था कि उसका बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम वो लॉकर को खोलोगे और वहाँ से जो वो माल है सूटकेस वाला वो वहाँ से गायब करोगे। जीत उसको मना कर देता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि मेरे लॉयर ने मुझे कहा है कि अभी 6 महीने तक चुपचाप बैठो, अगर फंस गए तो मुसीबत हो सकती है। वो टैक्सी ड्राइवर अपनी दोस्ती का वास्ता देता है कि कैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी लेकिन तुम अभी मुझे ना कह रहे हो। तो जीत बोलता है कि मैं तुम्हें ना नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ 6 महीने के लिए रुक जाओ, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन वो बोलता नहीं, मुझे ये बदला इमीडिएटली लेना है, मैं 6 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकता, बहुत लंबा वक्त होता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा क्या जीत उसका ऑफर लेता है या नहीं लेता है। और इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि जीत को परसुमल छंगुलानी का जो खून हुआ है उसके बारे में भी पता चलता है कि वो अपने दुकान से निकला था गाड़ी में, अपने आलीशान गाड़ी में, और रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और शायद वो पैसे बचाने के चक्कर में या अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में लग गया और गुंडों ने परसुमल का खून कर दिया है। ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब देखते हैं आगे कहानी क्या बनती है। क्या जीत अपने टैक्सी ड्राइवर का जो दोस्त है उसकी मदद करेगा, या फिर ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है उस पर पढ़ते हैं, फिर आगे मैं आपसे मिलता हूँ। सबसे पहले ये डायलॉग सुनिए। जीत, abandon that road that doesn't take you anywhere. Abandon the goal that you can never achieve. Abandon that desire that can never be fulfilled. Forget her. Forget that treacherous, ungrateful liar of a woman. Forget this death wish of having her. और दूसरा लाइन सुनिए, दूसरा कैरेक्टर बोलता है, Hard times help you tell your friends and foes apart. In good times, everybody is a friend, but a friend in need is a true friend indeed. फिर आगे वही बोलता है, Success makes friends. Failure tries them. आपने देखा ना ये किस तरीके की इंग्लिश बोली जा रही है, एकदम इस सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, जो बड़े अच्छे जिन्होंने बड़े लेवल, हाई लेवल पे पढ़ाई की है अंग्रेज़ी की, और जो इस माहौल में रहते हैं जहाँ इस तरह की इंग्लिश बोली जाती है, वे लोग ही इस तरह के संवाद कर सकते हैं। अब ये जो किरदार यहाँ पर है, ये मुंबई का एक चौल में रहने वाला किरदार है, तो वो इतनी क्लिष्ट इंग्लिश कैसे बोल पाता है? ऐसा नहीं कि ये लोग के दिमाग में फिलॉसफी नहीं आ सकती, इस तरह के डायलॉग नहीं आ सकते, इस तरह की भावनाएं आ सकती है, लेकिन शब्दों का चयन
इतना भारी भरकम नहीं होगा। वो अपने स्टाइल में, अपनी शब्दावली, अपनी वोकैबलरी का इस्तेमाल करके वो अपने संवाद को बोलेंगे। तो इस किताब को पढ़ते हुए डायलॉग पढ़ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा इन डेप्थ डायलॉग लिखा है, लेकिन लगता है कि ये डायलॉग किरदार नहीं बोल रहा है, ये डायलॉग राइटर बोल रहा है, या जिसने वो ट्रांसलेट किया है वो ट्रांसलेटर बोल रहा है, क्योंकि जिसने ट्रांसलेट किया है उसकी अंग्रेज़ी बहुत उम्दा है, हाई लेवल की इंग्लिश है, इसलिए वो इस किताब में झलक रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग जो है, जो लॉजिक नहीं समझ में आ रही है, कि एक चौल में रहने वाला आदमी और जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर की मैंने बात की थी, वो भी आके जब जीत से मिलता है वो भी बड़ी ही अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है। तो टैक्सी ड्राइवर इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता है? उसका बोलने का अंदाज़, लहजा, टोन, टेक्सचर, शब्दावली सब टोटली अलग होंगे, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, एक चीज़ जब तक जो मुझे समझ में आई है कि जो लॉजिक की बात हुई थी, तो राइटर जो है वो जो बैक स्टोरी के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा है। वो क्या करता है कि बैक स्टोरी को किसी तरह समेट के मेन मुद्दे पर आना चाहता है कि कहानी ये है, इसके ऊपर ध्यान दो। इसलिए बैक स्टोरी में कहीं कहीं पर इलॉजिकल चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप फिल्मों में अगर देखते हैं तो फिल्मों में जो किरदार होता है वो किरदार किस तरीके का है, उस तरीके के संवाद उसको दिए जाते हैं। अगर बम्बैया है तो उसका टोटली टोन, टेक्सचर अलग रहेगा। अगर वो सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन है तो उसका बोलने का तरीका अलग रहेगा। तो फिल्मों में इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश नॉवेल्स में, जो हमारे हिंदुस्तानी इंग्लिश नॉवल है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सुरेंद्र मोहन साहब का, उसमें जो है किरदार के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है, सिर्फ कहानी को किरदारों के थ्रू आगे बढ़ाया जा रहा है। शाम के करीब 7 बजने को है, सूरज ढल चुका है, अंधेरा होने वाला है, और मैंने अब तक सिर्फ इस किताब के 134 पेजेस पढ़े हैं। काफ़ी धीमे पढ़ रहा था मैं, थोड़ा एन्जॉय कर करके पढ़ रहा था। पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इंग्लिश इसकी काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने पहले बताया, कैरेक्टर के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश के जो डायलॉग्स हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मुझे भी इसमें इंग्लिश के कई ऐसे फ्रेजेस मिले हैं जो जिसने मेरी इंग्लिश भाषा को बढ़ाया है। तो मुझे भी अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए, एक अच्छी क्लिष्ट इंग्लिश बोलने के लिए ये किताब मेरी मदद कर रहा है। अब लगता है कि जैसे मैंने कहा था संडे को मैं इसे ख़त्म करूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इस किताब को ख़त्म कर पाऊँगा, और हो सकता है कि ये किताब मुझे कल भी पढ़नी पड़े। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे पढ़ हो पाता है, कल ख़त्म कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये किताब मैं ज़रूर से अच्छे से पढ़ के इसे ख़त्म करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। मैंने ना सोचा कि ये किताब ना इस तरीके से तो ख़त्म होने वाली नहीं है जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है, बताता हूँ। ये रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा 2 दिन के कपड़े मेरे, और ये रही मेरी किताब। अब मैं चला घूमी घूमी करने इस किताब के साथ। आज अपनी यात्रा होने वाली है C8 में, और आज हम लोग लोअर डेक में बैठेंगे। हमेशा मैं अपर डेक पे बैठता था, लेकिन आज मुझे विंडो सीट मिली है लोअर डेक पे। एक बात मैंने इस नावल में ऑब्ज़र्व की है, जितना भी अब तक मैं पढ़ा हूँ, कि ये नावल जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही वर्बोस है। मतलब डायलॉग बाजी इसमें कुछ ज़्यादा है। हर कोई बातें कर रहा है, एक्शन इसमें नहीं है। तो अगर कहानी आगे भी बढ़ती है तो सिर्फ डायलॉग से बढ़ती है। कोई कहीं से जाके किसी से मिलता है तो वहाँ पर बैठ के डायलॉग हो रहा है, फिर वो कहीं और जाता है, वहाँ किसी और से मिलता है तो वहाँ पर बैठ के डायलॉग हो रहा है। तो इसमें एज सच कोई एक्शन देखने को अब तक मुझे मिला नहीं है। तो देखते हैं क्या पूरी कहानी जो है वो इसी तरह डायलॉग बाजी में ही बढ़ रही है, या कुछ इसमें थोड़े बहुत एक्शन भी हैं जो कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। जीत सिर्फ ताला बनाने वाला नहीं था, वह ताले की भाषा समझता था। और जो लोग किसी चीज़ की भाषा समझ लेते हैं, दुनिया उन्हें साधारण लोगों से अलग कीमत देती है। रात में सोने से पहले मैंने कुछ और टाइम के लिए किताब पढ़ी थी। तो इसमें जो पहले जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें हर कोई बातें ही कर रहा है, वर्बोस हो गया है, उसके बाद ही मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे एक्शन देखने को मिला। और एक्शन किस में हो रहा है? वो जो मैंने शुरू में बताया था, जो टैक्सी ड्राइवर जो है
वो आता है जीत के पास कुछ प्रपोजल लेके। अल्टीमेटली क्या होता है कि जीत जो है वो प्रपोजल, वो टैक्सी ड्राइवर की बात मान लेता है, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, 6 महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी पूरे सिनेरियो में जो वो काम प्रपोजल लेके आता है, उसके अंदर जीत और इस टैक्सी ड्राइवर का काफ़ी अच्छा एक्शन सीन है। एक्शन इन द सेंस कि फाइटिंग वाला एक्शन नहीं है, बट वो जो है मूवमेंट वाला एक्शन है, जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं, जाते जाते कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो उससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट और जाग जाता है। तो ये पढ़ के मुझे ये सीन काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरीके से अब तक मैंने पहुंचा है यहाँ पर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वहाँ पर जीत और ये जो टैक्सी ड्राइवर है जो डिस्कस करते हैं, उससे पता चलता है कि ये लोग जो है, इन दोनों को किसी बड़े जाल में फंसाया गया है। ये जो कर रहे हैं, ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारे डिसीजंस लिए हैं, और ये जो गैर कानूनी काम जिन्होंने करने का जो रिस्क उठाया है, वो लग रहा था कि ये लोग ने खुद अपनी मर्ज़ी से डिसाइड किया है। लेकिन बाद में जो इनके साथ जो हरकतें होती हैं, इनके साथ जो धोखा होता है, उससे इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि भाई साहब, ये तो कोई और हमारे साथ गेम खेल रहा है, हम सिर्फ उस गेम के प्यादे हैं, और हम मालूम नहीं है कि वो हमें नचा रहा है और हम नाचे जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है इसमें, इस मोड़ के बाद। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सुष्मिता और जीत के रिश्ते के बारे में। छंगुलानी से शादी करने के पहले सुष्मिता और जीत पड़ोसी हुआ करते थे, और जीत का सुष्मिता पर क्रश था, वो जिसे हम कहते हैं एक तरफा प्यार। लेकिन सुष्मिता जीत के बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। जैसे फिल्मों में कहा जाता है ना कि उसका जीत के प्रति वो वाली फीलिंग नहीं थी, एक रोमांटिक फीलिंग नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जीत जो है सुष्मिता की बहुत मदद किया करता था, और इवन शादी के बाद भी वो सुष्मिता से मिलने उसके घर पे जाया करता था। तो इस पूरे चक्कर के कारण सोसाइटी में बात फैल गई कि सुष्मिता और जीत का शादी से पहले अफेयर था, और अभी भी शायद उनका अफेयर चल रहा है। लेकिन अगर एज पाठक अगर हम लोग इस किताब को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन इस नावल के जो किरदार है, इस नावल की जो दुनिया है, उन लोगों को शक है कि हो ना हो सुष्मिता और जीत का एक अफेयर चल रहा है। और इसी कारण क्या होता है कि जब छंगुलानी की डेथ होती है, उनका जो मर्डर होता है, तो उनके जो दोनों बेटे हैं और एक बेटी है, और वो बेटी का जो पति है, वो लोग सुष्मिता पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सुष्मिता और जीत ने ही मिलकर छंगुलानी का कत्ल करवाया है, ताकि सुष्मिता छंगुलानी के सारी जायदाद की इकलौती वारिस बन जाए। वो लोग ने भी ये इसीलिए कहा क्योंकि वो लोग ने भी वो कनेक्शन बिठाया कि जीत और सुष्मिता का शादी के पहले भी अफेयर था और अभी भी अफेयर चल रहा है। इस नॉवल में एक और ट्विस्ट ये भी है कि छंगुलानी के परिवार का मानना है कि सुष्मिता और उनके पिताजी की कभी शादी हुई ही नहीं थी, बल्कि ये दोनों जो है एक लिव इन पार्टनर थे, और जब एक पार्टनर की मृत्यु हो गई है तो फिर सुष्मिता का इस घर में रहना उचित नहीं है, वो इस घर में रह ही नहीं सकती है। इसलिए छंगुलानी के जो बेटे और बेटी हैं वो सुष्मिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब सुष्मिता जो है सीधे पहुंचती है जीत के पास और उसे पूरा मामला समझाती है और कहती है कि छंगुलानी साहब का जो मर्डर हुआ है उसका ब्लेम जो है, उसका इल्ज़ाम उसके परिवार वाले इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उसके ऊपर और जीत के ऊपर डाल रहे हैं कि इन दोनों ने ही मिलकर छंगुलानी साहब का कत्ल किया है। जीत ये सुनकर चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसा हो गया। अब वो अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसता हुआ पाता है और न चाहकर भी अब जीत को अपना नाम क्लियर करना है, अपने को इस चंगुल से बाहर निकालना है। तो क्या वो अपने आप को निकाल पाएगा? आगे की कहानी इसी के ऊपर बढ़ती है।